वेलकम फ्रेंड्स, आज हैं हम फिज़िक्स में अपने नए लेक्चर के साथ और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में डिनोट करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप आईएएस, पीसीएस, चाहे एसएससी हो, हर किसी से इससे मात्रक हो इसका या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया हो तो उस बेसिस पर ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य, जिसे हम कहते हैं वर्क। क्या होता है कार्य? मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ और आप कभी नहीं भूलेंगे कि कार्य क्या होता है। आप रूम में बैठे थे और आपकी मम्मा ने आपको आवाज़ लगाई कि बेटा रूम में से चेयर उठाकर बाहर ले आओ। तो आपने क्या करा? आपने रूम में से चेयर उठाई और आप बाहर ले गए। तो वही चीज़ क्या थी जो आपने रूम से चेयर उठाकर बाहर रखी, वही क्या है? आपके द्वारा किया गया कार्य है। तो कार्य किस पर निर्भर करा इस केस में? आपने चेयर यहाँ से उठाकर कहीं और रखी तो आपने कोई दूरी तय करी और उस चेयर को उठाने के लिए आपने कोई बल लगाया। तो सारा काम किसका हुआ? आपने बल लगाया कुछ दूरी तक, और ये बल और दूरी का ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपके द्वारा किया गया कार्य या फिर सिंपल कार्य। तो कार्य डिपेंड करता है किस पर? बल और दूरी पर। तो वस्तु पर लगा हुआ बल और वो बल कितनी दूरी तक लगा है, वही क्या होता है? किया गया कार्य होता है। और कार्य डायरेक्टली निर्भर करता है दो ही चीज़ों पर, बल पर और दूरी पर। अगर कार्य में दूरी नहीं होगी तो याद रखिए आपने कोई कार्य नहीं किया, उस केस में कार्य शून्य होगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कार्य। एक वस्तु का स्थान परिवर्तन दूसरी जगह पर, दूरी उसमें ऑटोमेटिक हुई और आपने बल लगाया कुर्सी पर उसको उधर से उधर शिफ्ट कराने पर, वही क्या था? आपके द्वारा किया गया कार्य था। विज्ञान में हम उन सब कारणों को कार्य कहते हैं जिनमें किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने चेयर उठाकर दूसरी जगह पर रखी तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया और चेयर उठाने के लिए आपको अपने हाथों से क्या लगाना पड़ा? बल लगाना पड़ा, और यही था कार्य। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है, कार्य उतना ही अधिक होता है। कैसे? इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आपने बल लगाया, सपोज़ आपके सामने दो कार रखी थी, खिलौने वाली कार, और एक कार पर आपने बहुत तेज़ी से बल लगाकर उसको फेंका तो वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो इट मीन्स उस कार के द्वारा ज़्यादा कार्य किया गया है। जबकि एक कार पर आपने हल्का सा बल लगाया तो उसने कम दूरी तय की, तो इसका मतलब उसने कम कार्य किया। तो कार्य निर्भर कर रहा है क्या? आपके द्वारा जितना बल लगाया जा रहा है और जितनी दूरी तक बल लगाया जा रहा है, वही उन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है कार्य। तो यही ये पॉइंट कह रहा है, किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है और जितना उसका विस्थापन होता है उतना ही क्या होता है? कार्य अधिक होता है। अतः कार्य किन दो चीज़ों पर निर्भर करता है? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल पर। कार्य निर्भर करता है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, मतलब दूरी। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा क्या होता है कार्य। जितना बल लगाया और जितनी दूरी तक, जितनी विस्थापन तक आपने बल लगाया, वही क्या होता है? आपका कार्य होता है, जैसा आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ F जो है वो आपके द्वारा आरोपित बल है और D बल की दिशा में विस्थापन है। बल लगाने से आपने जो स्थान परिवर्तन किया वो आपकी, और वो आपका क्या है? वो आपका विस्थापन और बल की दिशा में ही होता है। ऐसा तो है नहीं आपने वस्तु पर बल राइट में लगाया तो वस्तु लेफ्ट में जाएगी, वस्तु राइट में ही जाएगी। ठीक है, तो F, तो याद रखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये प्रीवियस में हमने पढ़ा है। दूरी या विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। अतः वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, और जिसे हम डिनोट करते हैं MKS में जूल।
तो वर्ग का मात्रक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कार्य का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य जूल, कार्य जूल, आप कैसे भी रट लीजिए इसको। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? जूल, या फिर न्यूटन मीटर भी हो सकता है ऑप्शन में। न्यूटन मीटर तो बहुत आसान होगा क्योंकि फॉर्मूला ही है बल इंटू विस्थापन, बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर बराबर क्या? जूल। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि ये तो हुआ किसकी बात? MKS की। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? CGS में। ये मैंने यूनिट सिस्टम आपको पीछे पढ़ाया है। तो बताइए एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, क्योंकि CGS में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। तो आपको मुझे बताना होगा कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस आपको पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए इसके 2 मात्रक होंगे, 3 मात्रक हो गए इस तरह से। तो न्यूटन मीटर, जूल, MKS में। CGS में क्या होगा? आपका अर्ग। और कितने अर्ग होते हैं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्तों, ये कैसी राशि है? ये है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि बल भी एक सदिश राशि होती है, ठीक है, विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है। और मैंने बताया था 2 सदिश राशि का गुणनफल क्या होता है? हमेशा अदिश होता है। इसलिए कार्य क्या है? एक अदिश राशि, और इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब तक बात क्या थी? आप बल भी उसी दिशा, बल की दिशा में आपका विस्थापन हो रहा था। जब बल की दिशा में विस्थापन ना हो तब क्या होगा? जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पर आप बल देखिए, ये मोटर, ये जो भी है रिक्शा चलाने के लिए, XYZ रिक्शा चलाने के लिए आपने क्या करा? बल जो है वो टेढ़ा लगाया, क्योंकि टेढ़ा है, जबकि इसका विस्थापन ये सीधी चल रही है। तो बल तो आप टेढ़ा लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु सीधा चल रही है, जिसके कारण यहाँ थीटा एंगल बन गया है। तो विस्थापन भी थीटा पर निर्भर करेगा, और यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। किस केस में? जब बल विस्थापन की दिशा में ना हो, क्योंकि बल इस तरह से जा रहा है और विस्थापन सीधा हो रहा है। तो इस केस में बल विस्थापन की दिशा में नहीं है, तब कार्य का फॉर्मूला होगा FS cos थीटा। S क्या है? ये दूरी है। ये S नहीं, इसको D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, cos थीटा क्या है? ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? दूरी। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये जो थीटा है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो याद रखेंगे, एक तो फॉर्मूला हो गया F = बल इंटू विस्थापन, और एक फॉर्मूला होगा बल इंटू विस्थापन। विस्थापन मैंने बताया था, कोणीय विस्थापन क्या होता है? थीटा में होता है, तो वो हो जाएगा S cos थीटा। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला कब होगा? जब एक थीटा बनेगा। थीटा कब बनेगा? जब बल विस्थापन की दिशा में नहीं लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कार्य करने हेतु किसी बल के लिए शर्त होती है। क्या शर्त होती है उसको समझते हैं, कि वह उस वस्तु के में गति पैदा करे। अर्थात यदि तय की गई दूरी शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऐसे पूछता है आपसे कि यदि कोई वस्तु जिस पर बल लगाया गया लेकिन उसका विस्थापन शून्य रहा, तो बताइए कार्य कितना हुआ? तो कार्य भी क्या होगा दोस्तों? उस केस में शून्य होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूरी तो हुई नहीं, दूरी तो ज़ीरो रही, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं कि एग्जाम्पल से, कि कैसे। चाहे आपने बल लगाया लेकिन वस्तु बाय चांस वो हिली ही नहीं है आपसे, तो इट मीन्स आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है उस वस्तु पर, लेकिन आपने अपने शरीर में कार्य किया है। आपकी मांसपेशियों में हो सकता है खिंचाव आया हो, तो वो आपके शरीर के द्वारा कार्य, शरीर का कार्य है, लेकिन आपने उस वस्तु पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं। विस्थापन ज़ीरो, तो फॉर्मूले के हिसाब से पुट करेंगे तो कार्य भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का देता है तो वह दीवार स्थिर है। दीवार पर आप धक्का दें तो दीवार तो हिली ही नहीं, तो व्यक्ति द्वारा दीवार पर लगाया गया कार्य शून्य कहलाएगा, क्योंकि दीवार में कोई गति उत्पन्न हुई ही नहीं। लेकिन व्यक्ति
दीवार पर खुद के शरीर पर उसने कार्य किया है तो उसका खुद के शरीर पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि दीवार पर धक्का देने के दौरान व्यक्ति ने ऊर्जा का प्रयोग किया जिसके कारण उसकी मांसपेशियों में खिंचाव किया और उसे थकान महसूस हुई। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखिए जब भी अगर ऐसा ही एग्जाम्पल आ जाए कि किसी वस्तु पर धक्का दिया गया और वो वस्तु हिली ही नहीं और आपसे पूछे कितना कार्य हुआ है, तो उस केस में कोई कार्य हुआ ही नहीं, क्योंकि दीवार पर आप धक्का दे लेंगे तो उसमें आपकी ऊर्जा ही खर्च होगी, लेकिन उस वस्तु के पर किया गया कार्य क्योंकि जीरो होगा, क्योंकि कार्य निर्भर करता है दूरी पर। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, आप इसको एक एग्जाम्पल से भी और समझ सकते हैं। आप सपोज कोई सूटकेस लेकर खड़े हुए हैं, आपने कोई दूरी तय ही नहीं की, ठीक है, तो सूटकेस लेकर खड़े हुए लेकिन थोड़ी देर बाद आप थक जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी ऊर्जा खर्च हो गई है, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य कितना है उस वस्तु पर? शून्य है, क्योंकि आपने कोई दूरी तय ही नहीं की। ये ध्यान रखेंगे, आपने अपने शरीर के लिए कार्य किया है लेकिन आपने उस वस्तु पर कोई कार्य नहीं किया है, तो इसलिए उस वस्तु के लिए आपका कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो कॉस जीरो की वैल्यू 90 होती है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। जब थीटा ही जीरो होगा तो कार्य तो सीधी सी बात है, आप फॉर्मूले में रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए थीटा 90 कब होगा, उस केस में भी आपका कार्य जीरो होगा। कार्य दो केस में जीरो हो रहा है, जब आपने कोई दूरी ही तय नहीं की। एक तब होगा जब आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा, मतलब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, तब भी कार्य शून्य होगा। ठीक है, अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, यदि अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई कुली जो होता है स्टेशनों पे होते हैं और उसने अपने सर पर कोई बक्सा रखा हुआ है, तो और वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा है, तो उसने कोई कार्य नहीं किया क्योंकि उसका विस्थापन गुरुत्वीय बल के लंबवत है। अब मैं इस चीज़ को आपको समझाती हूँ। ठीक है दोस्तों, एक कूली था, उसने अपने सिर पर एक भार रखा हुआ था, तो वो बल किधर लगा रहा है? देखिए वो बल लगा रहा है, ये कूली है, इसके सिर पर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये बल लगा रहा है अपने हाथों से उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ, जबकि वो टहल रहा है किधर? सीधा इस तरफ। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बन गया इस केस में? 90 डिग्री का कोण बन गया, और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि उसने बक्से पर बल लगाया ऊपर, लेकिन वो चल रहा था सीधा, कोण बना 90 डिग्री का, और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो कार्य पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। आप चाहे देख लीजिएगा, आइए इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु पर लगाया हुआ बल विस्थापन के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री का कोण हो, तो बताइए उस वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया? तो वहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट कार्य में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मात्रक और ये जो दो पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कि विस्थापन नहीं किया है तब भी कार्य शून्य, और जब लंबवत होगा कार्य और विस्थापन बल और विस्थापन, तब भी कार्य क्या होगा? आपका शून्य होगा। आइए आगे बढ़ते हैं ऊर्जा पर, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाने में एनर्जी थी और वो एनर्जी आपके अंदर आ गई। ठीक है, देखिए एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे सिद्धांत में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो इसका सिद्धांत है ऊर्जा का, ठीक है, लॉ, तो वही हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होती है। खाने में ऊर्जा थी, वो आपके अंदर आ गई, और उस ऊर्जा को आपने क्या करा? किसी वस्तु पर लगाया। ठीक है, ये तो तभी तो कहते हैं अच्छा खाने से अच्छी ऊर्जा, आपके अंदर अच्छी एनर्जी बनी रहती है। तो आप एनर्जी लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, तो बस वही क्या है? ऊर्जा है। किसी कार्य को करने की क्षमता आपको क्या होती है? वही क्या कहलाती है? ऊर्जा। आप उस कार्य को कितनी क्षमता के साथ कर सकते हैं, कितने समय तक कर सकते हैं, तो ये जितने समय तक आप कार्य करेंगे उतनी ही ऊर्जा आपकी खर्च होगी। जितनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास होगी, इसका मतलब आपने उतनी ही ज़्यादा कार्य किया, आपकी उतनी कार्य करने की क्षमता जो है वही क्या है? आपकी ऊर्जा है।
इसका मात्रक भी जूल ही होता है जैसे कार्य का होता है, और ये भी एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा कैसे होती है। गिरते हुए हथौड़े से, देखिए आपने बल लगाया, हथौड़ा नीचे गिरा, तो देखिए एक ऊर्जा उत्पन्न हुई उसमें, क्योंकि वो ऊर्जा ही तो है जो वो उसको कार्य करा रही है, उसकी कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है। चलती हुई बंदूक से गोली, बंदूक से गोली निकाली, क्योंकि वो दूरी बहुत दूर तक जाएगी तो कार्य होगा उसमें, और कार्य करने के लिए क्या चाहिए होगी, ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता यहाँ पर होगी ऊर्जा। तेज गति से बहता झरना, वहाँ पर भी एनर्जी चल रही है, ठीक है, ऊर्जा काम कर रही है। तो ऊर्जा सिंपल क्या है, कार्य करने की क्षमता, कि आप कितनी समय तक वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि झरना जो है वो बहता रहता है, बहता रहता है, तो वहाँ पर वो ऊर्जा काम करती है। तो क्योंकि वो उसकी कार्य करने की क्षमता है, जैसे आप कहेंगे कि एक व्यक्ति को 1 घंटे तक कार्य किया, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम थी, जबकि एक व्यक्ति ने हो सकता है 2 घंटे तक कार्य किया, क्योंकि उसको जो उसकी एनर्जी थी उसके अंदर वो ज़्यादा थी, उसकी कार्य करने की क्षमता दुगनी थी, और उसकी कार्य करने की क्षमता ही उसको क्या बता रही है, रिप्रेजेंट कर रही है उसके शरीर की ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का मात्रक क्या है, जूल ही है। तो 1 जूल कार्य में क्या होगी आपकी, 1 जूल ऊर्जा, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम है। 1 किलो जूल, 1 किलो जूल में कितने होते हैं, 1000 जूल होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 kg, 1 kg में कितने होते हैं, 1000 जूल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य तथा या ऊर्जा के मात्रक के रूप में इसका नाम जो था, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके ऊपर ये रखा गया है नाम। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है स्थिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, वही चीज़ अब मैं आपको समझाऊंगी। किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य से उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और यह 2 प्रकार की होती है। जब आप किसी वस्तु पर कोई कार्य करेंगे और उस कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और यह 2 प्रकार की होती है, स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। मैं आपको क्लियर करूँगी दोनों कैसे हैं। ठीक है, देखिए आप कोई कार्य करते हैं, आप कोई भी चीज़ घुमा रहे हैं, सपोज आप रस्सी को ही घुमा रहे हैं, तो उस रस्सी में ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि वो आपकी हाथ की एनर्जी जो है किस में ट्रांसफ़र हो गई, रस्सी में ट्रांसफ़र हो गई। तो जो एनर्जी आपके कार्य करने से उत्पन्न हुई, वही कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की क्या होती है। गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा होती है। देखिए जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, शुरू में साइकिल बिल्कुल शून्य पर खड़ी थी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन कार्य क्या हो, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब आई, जब साइकिल ने चलना शुरू किया। देखिए आपने बल लगाया साइकिल पे, और आपने अपनी, मैंने क्या बताया, ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो आपने जो कार्य किया, तो आपने अपनी ऊर्जा को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, साइकिल में ट्रांसफ़र कर दिया, और साइकिल में भी क्या हो गई, ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। तो वो जो धीरे धीरे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है आपके बल कार्य करने से, वही कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जितनी दूरी तक देखिए साइकिल चलती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी उसमें आती रहेगी, क्योंकि आपके द्वारा लगाया हुआ बल की ऊर्जा उस साइकिल में जा रही है, तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा काम कर रही है। कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, गतिज ऊर्जा, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आपकी गति के ऊपर निर्भर करती है। जैसे बंदूक चलने पर उसकी गोली से निकलने वाली, उसकी नली से निकलने वाली गोली में इतनी शक्ति होती है कि वह सामने की दीवार को भेद सकती है। उस उदाहरण में गति प्रदान कर द्रव्यमान को ऊर्जा दी गई, और द्रव्यमान में गति के कारण ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, बुलेट का कोई द्रव्यमान था, जैसे ही बुलेट निकली बंदूक से,
तो उस द्रव्यमान में क्या हुआ, गति प्रदान कर दी गई। और उस द्रव्यमान में गति प्रदान करना ही, या मतलब उस द्रव्यमान में गति प्रदान करना ही उसको क्या देना होता है, ऊर्जा। और इस तरह से द्रव्यमान में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। नाम ही है गतिज, गति पर निर्भर करती है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब वस्तु का द्रव्यमान था, भार था। ठीक है, कोई भी वस्तु थी उसका द्रव्यमान भार था, साइकिल थी उसका भार था। लेकिन जैसे ही आपने उसको गति दी और उस गति से आपकी जो ऊर्जा है वो उस साइकिल में हो गई ट्रांसफर, तो वही जो गति से जो ऊर्जा दी जाती है वही कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पर द्रव्यमान m है और किसी वस्तु का वेग v है, तो गतिमान होने पर उसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर ऊपर रहता है, याद रखिएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा सदैव घनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा कैसी होती है, घनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ लेता है, घनात्मक होती है। ठीक है, कैसी ऊर्जा होती है, मैंने आपको बता दिया, गति के कारण। द्रव्यमान में जैसे ही हम गति कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा, बुलेट की ऊर्जा, वो गन की ऊर्जा बुलेट में चली गई, तो गति के कारण ही तो हुई वो ऊर्जा, तो वो क्या है, गतिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, अगर मैं द्रव्यमान 2 गुना कर दूं तो बताइए गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गतिज ऊर्जा, तो अगर मैं द्रव्यमान दुगुना कर दूंगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब देखिए वेग का है स्क्वायर, अगर मैं वेग दुगना करती हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। वेग दुगना किया जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेग दुगना था, दुगना का स्क्वायर करोगे तो 4 गुना, तो इसलिए गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं वेग आधा कर दूंगी, यहाँ पर आधा हो रहा है तो आधा करेंगे तो आधा का वर्ग का जब आप करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा गतिज ऊर्जा के बारे में। द्रव्यमान दुगना क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस केस में सॉरी, दोनों ही केस में डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हाफ 2 तो नीचे है और ये एम वी स्क्वायर ऊपर होता है, तो ये गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो बराबर हो जाती है, डायरेक्टली एम वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन याद रखिए एम के तो ऐसे ही होगा, अगर एम 2 गुना तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना, लेकिन अगर वेग 2 गुना हो रहा है क्योंकि उसका स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। अगर वेग आधा हो जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा कैसी होती है, घनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। आई थिंक आपको गतिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों स्थिज ऊर्जा। स्थिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों को इसमें डाउट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की आपको कोशिश करती हूँ, और मैं ये एरो वाला एग्जाम्पल ही आपको समझाती हूँ। तीर था, उसमें एक कमान था, तीर था। ठीक है, आपने एरो में तीर लगाया और तीर लगा के आपने क्या करा, उसको खींचा। तो खींचते वक्त क्या करा, आपने कुछ अपने हाथ से बल लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई। और वो ऊर्जा किस में चली गई, थोड़े टाइम के लिए किस में चली गई, तीर में चली गई, और आपने उसको खींच के रोका, मतलब वो तीर में स्थिज हो गई, समा गई। कौन सी ऊर्जा, जो आपने उसको खींचते वक्त लगाई है, और जो ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न हुई है वो आपके किस में चली गई है, तीर में चली गई है। थोड़े टाइम के लिए आपने उसको रोका और फिर अचानक से छोड़ दिया। ठीक है, तो वो तीर निकल गया। और वो टाइप वाली ऊर्जा कौन सी होती है, वो होती है आपकी स्थिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, जो धीरे धीरे नहीं बढ़ रही। गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा था, धीरे धीरे साइकिल बढ़ रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, आपने कुछ ऊर्जा को उस तीर में स्टोर करके रखा, मतलब आपने खींचा तीर तो बल लगा, आपसे ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो ऊर्जा तीर में गई, तो वहाँ पर ऊर्जा थोड़े टाइम के लिए तीर में स्टोर हुई और फिर आपने उसको अचानक से छोड़ दिया, तो वो वाली ऊर्जा होती है आपकी स्थिज ऊर्जा। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं, आपने क्या करा, एक स्प्रिंग रखा था, उसको खींचा तो फिर से बल उत्पन्न हुआ, उस स्प्रिंग में क्या हुआ, उस समय के लिए स्थिज ऊर्जा स्टोर हो गई, वो ऊर्जा स्टोर हो गई, और जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा।
तो वो जो स्टोर होना किसी वस्तु में थोड़े समय के लिए जो ऊर्जा स्टोर होती है और फिर हम उसको अचानक से छोड़ देते हैं, वो वाली ऊर्जा कौन सी होती है? स्थिज ऊर्जा होती है, या जिसे हम इंग्लिश में डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थिज ऊर्जा कहते हैं। यही तो कहा उन्होंने, या तो उसका स्थान, तीर खींचा उसके स्थान में परिवर्तन हुआ, या उसके आकार में परिवर्तन, जैसे स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन करा, उसकी वजह से क्या हुआ? आपने कार्य तो किया ही है, क्योंकि आपने स्प्रिंग को खींचा है कुछ दूरी तक, ठीक है, और उस कार्य के करने से क्या हुआ? कुछ ऊर्जा उस स्प्रिंग में या उस एरो में स्टोर हो गई, और वही ऊर्जा जो उस टाइम स्टोर हुई है, स्थिज जो उस टाइम उसमें हुई है, वही ऊर्जा क्या है? आपकी स्थिज ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, देखिए ऊंचाई पर एक जल हमने बांध होते हैं, बांध में अगर पूछा जाए कौन सी ऊर्जा है, तो वहाँ पर स्थिज ऊर्जा है, क्योंकि हम जल को रोक कर रखते हैं, जिसके कारण जल से क्या होता है, वो जब बांध को खोला जाता है तो जल बहुत तेज़ी से जाता है अचानक एकदम से, तो वहाँ पर स्थिज ऊर्जा स्टोर हुई होती है, और जैसे ही आपने उसको खोला तो वो निकलती है एकदम से स्पीड के साथ। ठीक है, गाड़ी की कार में चाबी भरना, आपने चाबी भरी, जैसे खिलौने वाली कार होती हैं उनमें हम चाबी भरते हैं, चाबी भरते वक्त क्या कर रहे हैं? आप कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य से क्या हो रहा है? उससे चाबी की वजह से उस खिलौने में ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और वो ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाती है, और जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो चलना शुरू कर देती है। वो वाली ऊर्जा क्या होती है? आपकी स्थिज ऊर्जा होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी क्या होती है स्थिज ऊर्जा। जब आपने एक चीज़ और आप समझेंगे, बुक ज़मीन पर रखी थी, लेकिन जैसे ही आपने अपने उस हाथ से ऊपर उठाया तो आपने गुरुत्वीय ऊर्जा के, गुरुत्वाकर्षण के, ग्रेविटी के अपोजिट में काम किया, क्योंकि देखिए ग्रेविटी की वजह से हम ज़मीन पर टिके हुए हैं, हमें ग्रेविटी नीचे की तरफ धक्का देती है, लेकिन आपने बुक को ऊपर उठाया और वो ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य किया, तो उस टाइम पे कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा। देखिए कैसे आपने बुक को उठाया, कार्य किया, बुक में ऊर्जा आ गई, उस टाइम बुक में कौन सी ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा है, क्योंकि बुक में स्टोर हो गई ऊर्जा, और जैसे ही आपने हाथ उठाया बुक नीचे गिर जाएगी स्पीड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में जब आप ऊपर उठा रहे हैं तो वहाँ पर जब ज़मीन से ऊपर किसी स्थिति की वजह से वस्तु में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब आप नीचे से ऊपर उठा रहे हैं उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? mgh, मतलब उसका द्रव्यमान, ग्रेविटी कि कितनी ग्रेविटी के विरुद्ध गए आप, और हाइट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है mgh। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगली वीडियो में मैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध और शक्ति और इसका एक लॉ होता है, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत एक्सपेंडेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।